हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बेटा आज मैं आपके लिए बेटा वीडियो बनाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बिजनेस स्टडी क्योंकि पेपर है आपका। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं आपके 4-5 चैप्टर मैं कवर करूँगा। इसमें वॉइस थोड़ी सी बेटा ख़राब आ सकती है क्योंकि साथ में काम चल रहा है, इस वजह से तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम बेटा हो सकती है। बट आज मैं आपको ना टॉपिक कुछ बताने वाला हूँ जो आप अगर कर लोगे तो काफ़ी हद तक आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और कोई टॉपिक कुछ खास बचते ही नहीं है उसको करने के लिए, ठीक है। तो चैप्टर कौन कौन से है वो देख लेते हैं बेटा सबसे पहले। और इसी तरीके से अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बेटा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल जो भी चीज़ें होंगी वो सभी मैं आपके लिए दे दूँगा, ठीक है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो बेटा आपको उपभोक्ता संरक्षण का है, तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। पीछे से चलते हैं यहाँ से। तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। कि आई होप आपकी भाई तैयारी अच्छी चल रही होगी वैसे, ठीक है। मेरी उम्मीद तो आपसे यही है। और हाँ बच्चों एक बात और, आपके जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब नोट्स मिल जाएंगे। आपको बस बेटा एक ही काम करना है कि आपको मेरा नंबर आपके पास होगा या डिस्क्रिप्शन में भी होगा और वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में आपको अपना नाम और कौन सी सिटी से हो आप वो लिखना है, ठीक है। और क्लास भी लिख देना आप अपना, ठीक है। तो फिर मैं आपका नोट्स सेंड कर दूँगा जितने भी है इसके, ठीक है। और प्लस जो भी मेरे पास अपडेट आती रहेगी वो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। और साथ में पर्सनली आपका एक ग्रुप बना के सभी का, उसमें मैं आपको लिंक सेंड कर दिया करूँगा। कभी कभी अगर आपको ना पता चले कि वीडियो अपलोड हुई या नहीं हुई तो मैं आपको अलग से लिस्ट में लिंक भी दे दूँगा। और बाकी साथ में आप आपस में बात भी कर सकते हो आप सब बच्चे उस ग्रुप में, ठीक है। तो आप सभी के सभी मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। अपना नाम, सिटी जो भी है आपकी और कौन सा सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अच्छा होगा बेटा अगर आप अपनी मेल आईडी भी दे दो, ठीक। तो कोई भी और अपडेट होगी तो मैं आपको मेल भी कर दिया करूँगा साथ ही साथ। तो हर तरीके से मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई। तो जो चैप्टर हमारा उपभोक्ता संरक्षण, इसमें अगर आप देखोगे तो भाई इसमें जो मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उपभोक्ता का अधिकार, ठीक है, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चे। ये आपको करना है। उपभोक्ता के उत्तरदायित्व ये आपको करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बेटा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है ये उपभोक्ता संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों की उपभोक्ता हितों की देखरेख में भूमिका। तो 3 टॉपिक जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है बेटा वो है अधिकार, उत्तरदायित्व और लास्ट वाला। हाँ उसके बाद वैधानिक या न्यायिक उपचार तंत्र एक टॉपिक आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी आपको रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी है आपका, ठीक है। हालांकि चैप्टर बहुत ही इजी है, आप चाहो तो पूरा भी याद कर सकते हो, पर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये और ये करने की कोई ज़रूरत नहीं होती आपको, ठीक है। उपभोक्ता के अधिकार कई बार पूछ लेते हैं, कई बार चांसेस के कम हो जाते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, बट फिर भी ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अधिकार, उत्तरदायित्व, उपचार तंत्र बाद में करोगे, लेकिन ये करोगे तो 3, 1, 2 और ये 3 उपचार तंत्र टाइम मिले तो कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बेटा हम। बेटा 11 चैप्टर होगा हमारा बच्चे, ठीक है। हाँ देखो बच्चे, विपणन प्रबंध, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब भाई ये चैप्टर एक तो बहुत अच्छा है, ऊपर से बहुत बड़ा चैप्टर है। सो इसके अंदर मैं आपको कुछ टिक करवाने वाला हूँ बेटा, जो आपको पढ़ना है वो ये सबसे पहला पॉइंट जो है बेटा वो है आपका यहाँ पर पॉइंट गायब हो गया वो, ठीक कोई नहीं, यहाँ से देखो बेटा। ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यही तीनों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मूल्य का इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। वितरण के माध्यम, प्रकार एवं माध्यमों का चयन बेटा, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग ये इंपॉर्टेंट। फिर आपके वितरण, जब आप एक सामान दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जब आप पहुंचाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या माध्यम होगा, ये सारी चीजें आपके इसमें है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर बेटा फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी,
तो वीडियो बीच में रुक गई थी। हाँ सुनो बेटा, कैरी ऑन करते हैं। इसके अंदर बेटा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है बेटा, वो ये है जो वित्तीय बाजार। ठीक है, वित्तीय बाजार का मतलब फाइनेंशियल मार्केट में, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। फाइनेंशियल मतलब कि भैया पैसों का जुगाड़ उगाड़ करना है। ठीक है, बिजनेस अगर चलता है भाई पैसों से चलता है। ठीक है, तो पैसे कहाँ से लेकर आएंगे भैया, तो जहां से पैसे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल मार्केट। अब मार्केट को देखा जाए तो दो टाइप से है, एक है बेटा मुद्रा बाजार, एक है पूंजी बाजार। अब जैसे आपने शेयर मार्केट का नाम सुना है, तो भैया शेयर मार्केट को आप पूंजी बाजार कह लो एक तरह से। ठीक है, और बैंक वाले जो आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक वाले मतलब एक बैंक दूसरे बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसको आप मुद्रा बाजार के नाम से जान सकते हो। ठीक है, एक रफ मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि ऐसे ऐसे आप मान सकते हो। तो जो बैंक वाले आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे दैट इज मुद्रा बाजार। और अगर शेयर मार्केट की बात करते हो जहाँ पे शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सारी चीज जो बेची और खरीदी जाती है उसको बोलते हैं बेटा पूंजी बाजार। ठीक है, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, जो मर्जी कह लो आप इसे। इसको भी फर्दर इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे कंपनी अगर पहली बार शेयर इशू कर रही है, बेच रही है, तो बेटा उसको बोलते हैं प्राथमिक बाजार। ठीक है, और जब बेच दी, ठीक है, मान के चलो भाई रिलायंस कंपनी ने पहली बार शेयर बेचा मतलब इशू किया, तो उसको हम बोलते हैं बेटा प्राथमिक बाजार। अब वो शेयर मेरे पास आ चुका है, अब अगर मैं किसी और पर्सन को बेचूंगा तो बेटा मैं गौण बाजार में बेचूंगा, मैं इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, मुद्रा बाजार मतलब कि बैंक वाले जो आपस में बात करते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बेटा ये सारी चीजें। ट्रांजेक्शन किस चीज की होती होगी यार, हमारे चलो भाई एक बैंक को पैसे की जरूरत है अभी, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, मतलब 19 दिनों के लिए या अपना 1 महीने के लिए, है ना, या 3 महीने के लिए, तो दूसरे बैंक से उधार ले लेगा। ठीक है, तो वो इन डॉक्यूमेंट के थ्रू वो पैसा ले लेता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें बेटा ये है। तो आपको बेटा मुद्रा बाजार के बारे में पूछा जा सकता है, पूंजी बाजार के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो बेटा इसके जो मुद्रा बाजार में जो ये सारे पॉइंट है ना, ये वाले देखो, प्रकार विशेषताएं मत करना, इसको हटा दो। जो इसके बेटा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया बच्चे, आपका कमर्शियल पेपर हो गया, कॉल मनी हो गया आपका, है ना, ये टॉपिक बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया बेटा आपका, कमर्शियल बिल, है ना, ये सारी चीजें बेटा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाएगा बेटा आपसे। अच्छा जी, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार, बेटा इसके अंदर बेटा डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जैसे आपका पहला पॉइंट तो ये हो गया आपकी पूंजी बाजार मुद्रा बाजार में डिफरेंस, और उसके बाद आ गया आपका प्राथमिक बाजार और सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आपसे ही पूछा जा सकता है। तो यही चीजें हैं और कुछ खास है नहीं। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो। बेटा मुद्रा बाजार में प्रलेख पूछे जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट कह लो आप इसे। ठीक है, फिर बेटा ये अंतर पूंजी बाजार मुद्रा बाजार और प्राथमिक बाजार गौण बाजार। ठीक है, शेयर बाजार में कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ दो। सेबी के बेटा कार्य पूछे जाएंगे। अब सेबी के कार्य में क्या है बेटा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेटा सेबी के कई बार ना कार्य आपसे वैसे पूछ लेते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, केस स्टडी में पूछ लेते हैं, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार जरा। हाँ ये देखो, ये रहे बेटा सेबी के कार्य। बच्चे सेबी के कार्य में आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया आपके बेटा, रेगुलेटरी फंक्शंस हो गए और डेवलपमेंट फंक्शन हो गए। कई बार केस स्टडी आ जाती है, सेबी के कुछ कार्य बता देंगे, वो बोलेंगे भैया कितने प्रकार के उनके कार्य होते हैं उनको पहचानिए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इसके फंक्शंस ही इंपॉर्टेंट है सेबी के, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप सेबी का पॉइंट टॉपिक पढ़ोगे तो सिर्फ इसके कार्य पढ़ोगे और कुछ नहीं पढ़ोगे बेटा। तो ये हमारा बेटा 10वां चैप्टर हो गया। अब हम करेंगे बेटा 9th चैप्टर। हमारा जो 9th चैप्टर बेटा वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध हमारे कहाँ गया भैया, वित्तीय प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, वित्तीय प्रबंध। ठीक है जी, ये रहा हमारा टॉपिक बेटा वित्तीय प्रबंध का। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बेटा टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा मैं ज्यादा। अच्छा बेटा, तो अगर हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंध की, तो बेटा यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है वित्तीय निर्णय के कारकों को प्रभावित करने, वित्तीय प्रबंध, वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, थोड़ी जुबान में लड़खड़ा गई, खैर। तो वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक बेटा ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। उसके बाद आ जाता है बेटा पूंजी ढांचा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो ही टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक और पूंजी ढांचा। ठीक है, बाकी कुछ पढ़ो या मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। चलो भाई चैप्टर के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर के अंदर जाके। तो बेटा चैप्टर के अंदर हाँ एक चीज मैं आपको बतानी थी, वो मैं आपको चैप्टर के अंदर ही मिलेगी। वो हमें कहाँ गया हमारा टॉपिक 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 हाँ बेटा देखो, फाइनेंशियल लिवरेज, वित्तीय लिवरेज, ये टॉपिक आपका पूछा जा सकता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेटा हॉट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, क्योंकि और हाँ
EBIT EPS एनालिसिस, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ये वाला टॉपिक 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल है बेटा पूरा का पूरा, ठीक है। अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो बेटा बता देना, मैं आपको एक बार समझा दूंगा। वैसे मैंने समझाया हुआ है पहले की वीडियोस में, बट मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो ये टॉपिक था जो इम्पोर्टेंट था, जो मेरे को चैप्टर ओपन करके आपको दिखाना था, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ, वो देख लेना भाई, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। तो बेटा ये था हमारा 9th चैप्टर। इसके अलावा बेटा 2 चैप्टर और मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेटा 2 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो बेटा मैं आपको बताऊंगा कंट्रोलिंग का, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का चैप्टर बेटा बहुत जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोलिंग हमारे कहाँ गए? कंट्रोलिंग साहब डायरेक्शन आ गए तो अरे भैया आ जा हाथ में, ये रहा बेटा कंट्रोलिंग। मेरा चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है, और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक। जो मैंने कहा बेटा उससे वही टॉपिक पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन 101% बेटा आपके एग्जाम में फंसेगा पक्का, श्योरिटी के साथ। तो नियंत्रण में तो जो आपके साथ बेटा जो क्वेश्चन आपके सामने होगा बेटा, वो होगा ये वाला क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बच्चे सॉरी, तो रिलेशन हमें बताना बेटा प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके के रिलेशन हैं। क्या है? इंटरडिपेंडेंस, कि आपस में किस तरह से ये एक दूसरे से संबंधित है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। और दूसरा बेटा डिफरेंस, कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो 2 टॉपिक है बेटा, दोनों टॉपिक में 2-2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेटा इंटरडिपेंडेंस की बात अगर हम करें कि एक दूसरे के ऊपर कैसे संबंधित है एक दूसरे से, तो बेटा इसमें भी 2 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे। हो सकता है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाए ये वाला लिखकर कि प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है। इसको संक्षेप में इसकी व्याख्या कीजिए या इसको समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो भाई एक बार बताओ, नियोजन मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि नियोजन का मतलब क्या है भैया। फ्यूचर में आप पहले पास्ट में या प्रेजेंट में, सॉरी कह लो आप, प्रेजेंट में आप फ्यूचर में जो भी करोगे वो डिसाइड करते हो, ठीक है। आज आप डिसाइड करते हो कि कल क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है? नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि अगर आपने कोई भी चीज प्लान की है कि हाँ भैया इस बार हम इतना प्रोडक्शन कर देंगे, हर पर्सन हर दिन इतने यूनिट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जब बात आती है उस काम को करने की तो आप ध्यान भी नहीं देते हो कि भाई जो आपका एम्प्लॉय आ रहा है वो कितने घंटे काम करता है, कितने यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप इस बात पे ध्यान ही नहीं देते। तो बेटा अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर आप बेटा कंट्रोल नहीं करोगे उस चीज पे जो आपने डिसाइड किया था, जो आपने नियोजन किया था, तो आपके नियोजन करने का फायदा क्या है? तो यही बोला है कि नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है, मतलब नियोजन करने का कोई फायदा ही नहीं अगर आप नियंत्रण नहीं करते तो अगर आप नियोजन करते हो तो बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कि वो काम किस तरह से कर रहे हैं। नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है। भैया क्या लिखा है? नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा। अंधा का मतलब क्या है? मान के चलो कि एक छोटे बच्चे को एग्जाम हॉल में भेज दिया जाए कि जो बच्चे जो एग्जाम कर रहे हैं, अब उस बच्चे को, उस छोटे से बच्चे को ये नहीं पता कि उस कमरे में जाके करना क्या है। समझ रहे हो? मान के चलो, इमेजिन करने की कोशिश करो कि एक एग्जाम हॉल है, वहां पे एग्जाम कर रहे हैं सारे बच्चे, तो टीचर की जगह हमने क्या किया, एक छोटे से बच्चे को वहां उस कमरे में भेज दिया बिना कुछ बताए। अब वो बच्चा वहां पे क्या करेगा? उसको कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, राइट। तो हमें नियोजन पहले करना होता है। नियोजन का मतलब आपको पहले से बताना होता है कि भैया आपको ये काम करने हैं। तो जब आप टीचर को या किसी आदमी को आप ये बताते हो कि भैया एग्जाम हो रहा है, आपको जाके वहां पे देखना है कि बच्चे टाइम से पेपर करें अपना, कोई चीटिंग ना हो, फलाना निमकाना, बहुत सारी चीजें। तो जब आप प्लानिंग कर लेते हो, जब आप नियोजन कर लेते हो, जब आप उसको बता देते हो कि भैया ये सारी चीजें आपको करनी है, तो वो नियंत्रण उस चीज पे कर सकता है। नियंत्रण का मतलब होता है चेक करना कि भाई वो सारे काम जो आपने नियोजन में बताए हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो इसलिए बोला गया है नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है, ठीक। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें डिफरेंस क्या है बेटा, तो लिखा हुआ नियोजन आगे देखना जबकि नियंत्रण पीछे देखना है। नियोजन का भाई प्लानिंग हम करते फ्यूचर के लिए है कि भाई आगे चल के हम क्या करेंगे, जबकि नियंत्रण का मतलब होता है पीछे। नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? नियंत्रण का मतलब हुआ कि प्लानिंग में जो आपने डिसाइड किया था और प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, आप उन दोनों को कंपेयर करते हो और देखते हो कि भैया काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो हमने प्लानिंग में जो हमने डिसाइड किया था, क्या वो हम उस चीज को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा ये सारी चीजें इसमें, ये देखो कितना बड़ा आंसर है ये।
तो इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमेशा। ठीक है, और लास्ट है बेटा नियोजन प्रबंध की प्रक्रिया का पहला कार्य और नियंत्रण अंतिम कार्य। या वैसी बात है, कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो प्रबंध का, तो उसमें सबसे पहले बेटा आप गोल सेट करते हो। गोल कहाँ सेट होता है बेटा? प्लानिंग में होता है, नियोजन में होता है। तो सबसे पहला काम ही नियोजन का होता है, और बाद में फिर हम ये चेक करते हैं कि जो हमने डिसाइड किया था, जो हमने जैसे हमने प्लान बनाया था, क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है? वो काम बेटा नियंत्रण में होता है। तो ये अंतिम कार्य, ये सबसे पहला कार्य होता है। ठीक है, इसके आने के चांसेस कम होते हैं बेटा। ये 3 पॉइंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इंडिविजुअली एक स्टेटमेंट लिख दी जाएगी और कहा जाएगा इसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, या इसकी केस स्टडी भी अलग से बन सकती है। लास्ट बेटा जो इसमें एक तो ये टॉपिक मैंने आपको बताया, और तो दूसरा जो लास्ट है बेटा इसमें वो है बेटा नियंत्रण की प्रक्रिया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब। ठीक है, बाकी पूरे चैप्टर में कुछ पढ़ने लायक नहीं है, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट था पढ़ने लायक। तो अगर हम इसमें देखें बेटा, इसमें टोटल 5 हैं स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप क्या है बेटा? स्टैंडर्ड को सेट करना। ठीक है, कि काम किस लेवल पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि 10 घंटे हर एक एम्प्लॉय काम करेगा और वो 100 यूनिट बनाएगा, तो आपने क्या किया कि स्टैंडर्ड तय कर दिया हर दिन का कि भैया 10 घंटे काम करना है और 100 यूनिट बनानी है। उसके बाद फिर आप बेटा मेजर करते हो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई क्या है। फिर आप क्या करते हो बेटा, आप उस जगह पे जाते हो जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी आपके काम कर रहे हैं। फिर आप रिकॉर्ड करते हो कि उस दिन या हर दिन जो एम्प्लॉय है वो कितना काम कर रहा है, कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। फिर आप कंपैरिजन करते हो कि जो आपने सेट किए थे स्टैंडर्ड और जो रियलिटी में जो वो काम कर रहे हैं, आप उन दोनों को कंपेयर करते हो। तो कंपेयर करोगे तो बेटा 2 ही चीजें मिलेगी, या तो अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी या तो बुरी मिलेगी। राइट, मान के चलो आपने कहा कि भैया 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, या तो भाई 100 से ज्यादा करेगा या तो 100 से कम करेगा। ठीक है, या 100 के बराबर ही करेगा। ठीक, अगर 100 कर रहा है या 100 से ज्यादा कर रहा है तो अच्छी बात है, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 100 से कम कर रहा है, तो अगर वो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो रही है जो आपने स्टैंडर्ड तय किए थे, फिर हम क्या करते हैं बेटा, डेविएशन निकालते हैं, विचलन निकालते हैं। विचलन मतलब कमियां निकालते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हम ये निकाल लेते हैं भैया ऐसे क्यों हो रहा है, ये कमियां क्यों हो रही है, फिर हम उसको ठीक करने के लिए एक्शन लेते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा सुधारात्मक कार्रवाई करना। फिर हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते चले जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको इसमें बता दिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन स्पेशली अगर आपको पूछना है तो आप बेटा मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी मेरा नंबर आपके पास है ही, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है बेटा, कॉलिंग मत किया करो। ठीक है, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा। ठीक, ध्यान रखना बेटा। हाँ, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो बाद में मैं देखूंगा, मेरे पास जैसे भी टाइम होगा मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है, या मैं आपको बोल दूंगा कॉल करने के लिए। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चे, मैसेज करना है बस। अब बच्चे अब हम क्या करने वाले हैं, लास्ट आज का टॉपिक बेटा प्लानिंग का टॉपिक है। ठीक है, हमने क्या क्या किया बेटा, ये 1 2 3 4, फिर ये 5वां और ये 6ठा करेंगे बेटा प्लानिंग अपना। मतलब है तो चौथे नंबर पे, बट हमारा टॉपिक आज का 6ठा ही है। प्लानिंग करते हैं बेटा आज का। ठीक है, प्लानिंग में भी बेटा बहुत ईजी है। प्लानिंग हमारा चौथा चैप्टर बेटा, चौथा चैप्टर। ठीक है, प्लानिंग करते हैं बेटा, प्लानिंग ये रहा प्लानिंग, हमारा टॉपिक प्लानिंग। हाँ जी भाई, ये रहा। देखो वैसे तो क्या कहते हैं, अगर हम 2021 की बात करें, 2021 में जो एग्जाम होंगे बेटा, उसमें आपके नियोजन के जो प्रकार हैं उनको हटा दिया गया है। ठीक है, ये टॉपिक अब आपके नहीं है, लेकिन 2021 के बाद ये सारे टॉपिक दोबारा से ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो नीचे का तो आपको पढ़ना नहीं है अगर आप 2021 का पेपर दे रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो एक ही टॉपिक है, वो है इसकी सीमाएं, इसकी लिमिटेशन, बस और कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने, इसकी लिमिटेशन, दैट्स इट, और कुछ भी बेटा इसकी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। बस सीमाएं पढ़ लो, काफी है बस। इससे बाहर आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। इसमें बेटा बेसिकली देखा जाए ना तो 2 ही टॉपिक आते हैं। मैं आपको बी फ्रैंक आपको बताऊं, या तो इसकी लिमिटेशंस आती है या तो बेटा ये नियोजन के प्रकार आते हैं। अब ये तो टॉपिक आपका छोड़ ही दिया है 2021 में, तो इसी बात है इसकी सीमाएं दी जाएगी। ठीक है, तो बस यही इसका इंपॉर्टेंट है। अब भाई प्लानिंग करते हो, देखो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, मुझ में भी बहुत सारी गलतियां हैं, मैं वीडियो अपलोड नहीं करता टाइम से। ठीक है, आपके अंदर भी कोई ना कोई कमी होगी, सभी के अंदर कोई ना कोई कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या है बेटा कि जो आप प्लानिंग करते हो तो वो गारंटी थोड़ी देता है सक्सेस की। मतलब अगर आपने कोई प्लान बनाया, आपने सोचा कि भैया अगर हम ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे, बट वो श्योरिटी थोड़ी है ना।
जब क्रिकेट मैच जब होता है तो दोनों ही टीम अपनी पूरी प्लानिंग के साथ उतरती है, पर एक हारती है एक जीतती है, ठीक है, लेकिन प्लानिंग तो दोनों ने करी है, राइट। तो यहाँ पे कुछ सीमाएं हैं, जैसे लिखा है कि भैया क्या कहते हैं, नियोजन आलोचकता पैदा करता है। अब आलोचकता का मतलब क्या है, देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, कठोरता पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको लगता है कि क्या कहते हैं कि यार ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए थी, बट आप वो कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि नियोजन में पहले ही बता रखा है कि आपको भाई ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि नियोजन आलोचकता पैदा करता है, लोग इसके अगेंस्ट बोलने की कोशिश करते हैं, बट कोई हो नहीं सकता उसका कोई भी चीज, ठीक है, क्योंकि अलग अलग देखो क्या कहते हैं, अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं बिजनेस में, एनवायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी नियोजन में, अपनी प्लानिंग में बेटा आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते, ठीक है। क्या लिखा बेटा, डायनामिक एनवायरमेंट, जो परिवर्तनशील वातावरण है उसमें हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग में ऑलरेडी आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं जिन्होंने मिलकर आपके लिए ये प्लानिंग पूरी तैयार की है, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते एकदम से, ठीक है। उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत रिसर्च करी, तब जाके उन्होंने ये चीजें बनाई है। तो कहीं ना कहीं ये आपको बदलते वातावरण में आपको प्लानिंग करने से रोकता है कि भैया प्लानिंग ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चेंज रहता है, आपका वातावरण जो है बहुत जल्दी चेंज हो जाता है जिस बाजार में आप काम कर रहे हो। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, क्रिएटिविटी यार, जैसे मैंने कहा कि एक एम्प्लॉय को अगर लगता है कि भाई इस काम को ऐसे नहीं, अगर मैं ऐसे करूं तो ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन वो कर नहीं सकता। रीजन क्या है कि भैया नियोजन ने पहले से बोल रखा है कि भैया तुम्हें ऐसे करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। नियोजन पर अधिक लागतें आती हैं भाई, जैसे मैंने आपको कहा था भाई, नियोजन करने प्लानिंग करने में आपको बुद्धिजीवियों का आपको सहारा लेना पड़ता है, वो जो एक्सपर्ट होते हैं इन सब चीजों में, जो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, जो कंज्यूमर बिहेवियर के एक्सपर्ट होते हैं, उन सबको आप बुलाते हैं, उन सबकी एक टीम बनाते हैं, उनकी सैलरी देना, और क्या कहते हैं जो भी वो उनको डेटा चाहिए कलेक्शन के लिए, वो डेटा आप खरीद के लेके आते हो। तो ये बहुत बेटा, एक तो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लगता है, जिसमें लिखा है नेक्स्ट बेटा अधिक समय लेता है, ये तो समय ज्यादा लेता है, दूसरा बेटा इसकी लागतें बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। और लास्ट में बेटा लिखा है नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। बेटा परफेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, परफेक्ट 6 नंबर क्वेश्चन, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। भाई जैसे मैं आपको कहा था कि अब प्लानिंग तो भाई दोनों टीम करते हैं क्रिकेट में, लेकिन फिर भी एक हार जाती है, राइट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपने पहले पिछले 10 सालों में देखा, पिछले 2-3 सालों में देखा, वही सेम चीज आने वाले 2-3 सालों में भी हो, ठीक है। हो सकता है कि इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो, लेकिन अब नहीं है, राइट। जैसे अभी देखो आने वाले टाइम में मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, जैसे अभी पेट्रोल डीजल की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले 15-20 सालों में, 25 सालों में, 30 सालों में डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बहुत कम रह जाए और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत ज्यादा हो जाए। ये एकदम से चेंज नहीं आएगा, बट 20-30-25 सालों में ये हो सकता है कि चेंजेस आ जाए, राइट। तो ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे आ जाती है हमारी लिमिटेशन में। तो नियोजन की सिर्फ बेटा लिमिटेशन पढ़ो, काफी है। तो ये बेटा टॉपिक थे कुछ चैप्टर्स के जो मैंने आपको करा दिए, बहुत बच्चे कह रहे थे इस वजह से, ठीक है। अब हम बेटा क्या करने वाले हैं, अब हम बाकी जो चैप्टर्स रह गए उनकी मैं वीडियो आपको बाद में दूंगा, और कोशिश रहेगी बेटा आपको क्या कहते हैं, जो केस स्टडी है, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उन सभी की बेटा मैं आपको वीडियो बना के दूँ। तो वटेवर जो भी आपको चाहिए बेटा मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या मेरे को मैसेज कर सकते हो बेटा, व्हाट्सअप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मेरे से कांटेक्ट में भी है, मुझे अच्छा लगता है बच्चे मैसेज करते हैं, बताते हैं। तो डेली बेसिस पे अगर बात करनी हो तो बेटा आप बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास टाइम होगा तो श्योर आपके साथ बात करूंगा मैं, ठीक है। और अगर ज्यादा अगर क्या कहते हैं आपको प्रॉब्लम है तो कभी ना कभी फोन पे भी बात कर लिया करेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कभी कभी अपलोड नहीं भी होती है तो कोई इशू नहीं बेटा, आप मुझे एक बार मैसेज करके मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। बातचीत हो जाएगी, जैसे भी होगा जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बच्चे ये टॉपिक था और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना बेटा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जितने ज्यादा हो सके। और हाँ एक बात बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा कि सब्सक्राइबर हमारे ऑलमोस्ट बेटा 995 हो गए हैं। 5 सब्सक्राइबर और चाहिए बेटा, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और 1000 सब्सक्राइबर होते के साथ ही आपकी बेटा लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी बिजनेस स्टडीज की। और अगर रिस्पॉन्स और अच्छा हुआ तो बेटा इकोनॉमिक्स प्लस अकाउंटेंसी, इन सभी की बेटा लाइव क्लास चलेगी, इन सभी की लाइव क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। तो सिर्फ 5 सब्सक्राइबर बेटा जल्दी सब्सक्राइब कर दो,
5 सब्सक्राइबर चाहिए बस, 1000 कंप्लीट, यहाँ पे आपकी लाइव क्लास शुरू। ठीक है, कल में अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो बेटा आपका जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए उसी के या उसी दिन या उसके एक दिन बाद आपकी लाइव क्लास की टाइमिंग मैं आपको दे दूंगा, बेटा आपकी लाइव क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करो और फिर स्टार्ट करेंगे बेटा मेहनत बोर्ड एग्जाम्स की, और मैं आपको बताऊंगा बेटा किस तरीके से पेपर करना है, सारी चीजें मैं आपको बेटा लाइव क्लास में समझाया करूंगा आपसे। ठीक है, चलो बेटा जल्दी से जल्दी बेटा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, 5 सब्सक्राइबर चाहिए बस जल्दी से। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।